नए दाखिले नियम को लेकर छात्रों के मन में कई तरह के सवाल हैं। उन तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश सिंह। सुनिए। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में मौजूद है दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर योगेश सिंह। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि 12वीं की मेरिट जब हमारे पास थी, ऐसे में CU सेट की आवश्यकता क्यों पड़ी? 12वीं की तो मेरिट थी ही, बिल्कुल सही बात है। एडमिशन इतने सालों से होते ही थे उसमें, लेकिन आपको ध्यान होगा जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन करते थे हर साल, बहुत सारा शोर शुरू हो जाता था कि 100% पे कट ऑफ हो गई, 99 पे हो गई, 98% पे कट ऑफ हो गई। अब उस कट ऑफ से क्या है कि सारे बच्चों में, पेरेंट्स में एक परेशानी सी होती थी, अरे 100% मार्क्स लाने पड़ेंगे, 99% मार्क्स लाने पड़ेंगे। और स्टूडेंट्स के मार्क्स आ भी रहे थे, एडमिशन हो भी रहे थे। चलो, उससे बहुत फर्क भी नहीं पड़ता, इतना कुछ खास बात नहीं है। लेकिन सवाल इससे बड़ा है, क्योंकि देश एक बहुत बड़ा देश है। हमारे देश में एक सेंट्रल बोर्ड है और हर राज्य के अपने अपने बोर्ड हैं। और कुछ बोर्ड ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ज्यादा मार्क्स नहीं देते। कुछ बोर्ड ऐसे हैं जो लीनियंट हैं, थोड़े लीनियंट होके मार्क्स देते हैं, उन बच्चों के ज्यादा मार्क्स आते हैं। और बहुत सारे बोर्ड रीजनेबल से बोर्ड हैं, रीजनेबल से मार्क्स आते हैं। तो जब मेरिट बेस्ड एडमिशन हो रहा है तो उसमें क्या होता था कि जो बोर्ड तय कर रहा है बहुत बार कि आप किस बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपकी परफॉर्मेंस ही तय करनी चाहिए, ना कि दूसरे पैरामीटर्स का रोल होना चाहिए। अब ये मैं डेटा से जब देख रहा था तो ऐसा इफेक्ट एंड इम्पैक्ट है इस बात का कि दिल्ली के आसपास एक दो स्टेट्स हैं जो थोड़ा सा बोर्ड उनके स्ट्रिक्ट हैं, तो उनके स्टूडेंट्स के बहुत कम एडमिशन होते हैं, और बहुत सारी स्टेट से ज्यादा एडमिशन होते हैं। अब हर स्टूडेंट को कम से कम इस देश में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। मैं समझता हूं भारत की सरकार ने यह निर्णय लिया, CUET का बहुत अच्छा निर्णय है। इससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड सब बच्चों को मिलने वाला है और उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वो नए नए कोर्सेज के हिसाब से अपने को प्लान कर सकते हैं जैसे वो पहले करते थे। उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो 12th है उसकी जो आपकी परफॉर्मेंस है वो केवल एलिजिबिलिटी तय करेगी। आपको फिर टेस्ट देना होगा, टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको एडमिशन होगा, और कोई पैरामीटर उसमें लगेगा नहीं। तो सर, मतलब ये बात आप भी मानते हैं इस बात को कि एक इक्वल प्लेटफॉर्म इससे मिल जाएगा सभी बच्चों को, पूरे भारत के बच्चों को? जी, सबको मिल जाएगा, इक्वल प्लेटफॉर्म मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। और इस बार तो क्योंकि पहली बार है तो भारत की सरकार पहली बार ये टेस्ट करा रही है। धीरे धीरे इवॉल्व होगा ये, और अभी एक ही अटेम्प्ट दे रहे हैं, पर अच्छी स्थिति ये बनेगी कल को कि हम 2 बार इस टेस्ट को कराएं। हो सकता है किसी एक दिन एक स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, दूसरे दिन और अच्छा परफॉर्म करे, तो बेस्ट ऑफ 2 अगर हम लेंगे तो मैं समझता हूं जो भी संशय होंगे वो भी धीरे धीरे कम होंगे। ओवर द पीरियड ऐसा होगा, मेरा विश्वास है। किसी को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारी अपॉर्चुनिटी खोलता है। एक आर्ट्स का बच्चा है, वो आर्ट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले सकता है। एक साइंस का बच्चा है, उसको अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो वो भी उसको अलाउड है, जैसे पहले अलाउड होता था। कोई भी नियम इसमें रेस्ट्रिक्टिव नियम नहीं बना है। सर, जिसे आप अभी बात कर रहे हैं आर्ट्स का बच्चा ले सकता है, तो इसी पे बात करना चाहूंगी कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, या कोई स्टूडेंट है जिसके पास साइंस थी, वो साइंस के लिए तो अप्लाई करना चाहता है, साथ ही वो आर्ट्स के लिए भी अप्लाई करना चाहता है। तो बच्चों के मन में ये भी सवाल है, स्टूडेंट्स के मन में, कि ऐसे में वो किस तरीके से अप्लाई करेंगे, कैसे एलिजिबिलिटी होगी और कैसे एडमिशन होगा? देखिए, टेस्ट की जो बात है, आपने 12th के जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसी में आपको एग्जाम देना है। तो जो 12th में आपने जो किया उसी में आपने देना है एग्जाम। अगर आपने 6 सब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट किए तो उन 6 सब्जेक्ट्स जो 12th के थे उसी में आप ये एग्जाम देंगे।